दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और साई-फाई मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जहाँ हम एक अदृश्य शिकारी को देखेंगे जो कि धरती पर शिकार करने आया होता है। पर शायद इस बार उसने धरती पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि यहाँ उसकी मुलाकात इस धरती के सबसे बड़े शिकारी से होती है। और फिर आगे क्या होता है, आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। तो मूवी की शुरुआत 18वीं शताब्दी में होती है, जहां हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नारू होता है और वो अपने डॉग के साथ जंगलों में शिकार के लिए जा रही होती है, क्योंकि वो एक शिकारी बनना चाहती थी। क्योंकि उसके कबीले में शिकारियों को बहुत ही इज्जत दी जाती थी और वो एक हिरन का पीछा करती है और हिरन पर हमला करने ही वाली थी कि तभी उसे आसमान में एक बहुत ही तेज बिजली चमकती हुई दिखाई देती है और नारू का ध्यान भटक जाता है और वो हिरन उसके पहुँच से बहुत ही दूर चली जाती है। और अब नारू एक बड़े से चट्टान पर चढ़ती है और आसमान में उसे एक एलियन स्पेसशिप नजर आती है। और क्योंकि ये 18वीं शताब्दी थी, इसलिए धरतीवासियों को एलियन और साइंस के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। और अब नारू अपने भाई के पास जाती है जिसका नाम तापे होता है और वो नारू को शिकार करने का तरीका बता रहा होता है, क्योंकि तापे एक बहुत ही अच्छा शिकारी था और वो बहुत ही जल्द कबीले का सरदार बनने वाला था। और अब नारू घर की ओर जाती है और वहाँ अपने मदर से मिलती है, पर उसकी मदर को नारू का शिकार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और वो नारू को जंगलों की जड़ी बूटियों से दवाई बनाना सिखाती है, पर नारू उसकी बात नहीं मानती। और अब नारू की मदर उसे एक खास औषधियों से भरे फूल लाने को कहती है और अब नारू जंगल में पहुंचती है, पर तभी वो देखती है कि उसका भाई अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में एक आदमखोर शेर का शिकार करने के लिए जा रहा था, क्योंकि उस आदमखोर शेर ने उसके एक साथी को उठाकर जंगल की ओर ले गया है। नारू यहाँ उनके साथ चलने की जिद करती है, पर सभी लोग उसे कमजोर समझकर अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं होते। पर तभी तापे अपने साथियों से कहता है कि नारू जड़ी बूटियों से दवाई बनाने में माहिर है और शेर से लड़ाई के दौरान अगर कोई घायल हुआ तो नारू हमारी मदद कर सकती है। और वे सारे लोग जंगल के और भी घने इलाके की ओर बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें शेर तो नहीं मिलता, पर उन्हें अपना साथी अधमरे हालत में मिलता है और नारू यहाँ फौरन ही उसकी मरहम पट्टी में जुट जाती है, पर उसकी जान बचाने के लिए उसे वापस कबीले में ले जाना जरूरी था। और अब वे लोग वापस कबीले की ओर लौटते हैं और अब अंधेरा भी हो चुका था, पर तभी रास्ते में नारू को एक मरा हुआ सांप मिलता है जिसकी खाल को उसके शरीर से साबुत ही उधेड़ लिया गया था। नारू को साथ ही साथ वहाँ पर एक बहुत बड़े पैरों का निशान भी मिलता है, जिसे देखकर नारू सोच में पड़ जाती है, क्योंकि नारू को लगता है कि इस जंगल में कोई बहुत ही बड़ा जानवर आ चुका है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं थी। वो भागकर तापे के पास जाती है और सांप और पंजों के निशान के बारे में बताती है, पर तापे का पूरा ध्यान शेर के शिकार पर था और वो नारू को पेड़ पर चढ़कर निशाना लगाने को कहता है। और थोड़ी ही देर बाद वो आदमखोर शेर नारू पर हमला कर देता है और नारू भी बहुत ही बहादुरी से शेर का मुकाबला करती है। पर तभी दूर जंगल में नारू को एक लाल रंग की रोशनी नजर आती है, जिससे नारू का ध्यान भटक जाता है और वो सीधा पेड़ से नीचे गिरती है और बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो खुद को घर पर पाती है और देखती है कि तापे ने उस शेर का शिकार कर लिया है, जिसकी वजह से उसे कबीले का सरदार बना दिया जाता है। और सभी लोगों को लगता है कि शेर के मरने के बाद खतरा टल चुका है, पर असली खतरे का सामना तो इन्होंने अभी तक किया ही नहीं था। नारू एक बार फिर अपने भाई को उस बड़े से पंजे के निशान के बारे में बताती है, पर तापे उसकी बातों को अनसुना कर देता है। और अब अगली सुबह नारू खुद जंगल की ओर जाने का फैसला करती है ताकि वो उस बड़े से जानवर का शिकार कर सके। और अब हमें यहाँ उस प्रेडेटर को दिखाया जाता है जो कि अदृश्य था और उस एलियन शिप से उतरा था और वो एक भेड़िए का शिकार करता है। इधर नारू नदी के किनारे एक भालू को देखती है जो कि मछलियों का शिकार कर रहा था और नारू उसे मारने के लिए अपने तीर कमान को उठाती है, पर तभी उसके कमान की रस्सी टूट जाती है और ये आवाज सुनकर भालू नारू की ओर उसका शिकार करने को बढ़ता है। नारू अपनी जान बचाने के लिए लकड़ियों के बीच चली जाती है, पर भालू बहुत ही ताकतवर था और वो लकड़ियों को तोड़ने लगता है। और अब नारू को अपनी मौत नजर आ रही थी, पर तभी भालू नारू को छोड़ नदी में जाने लगता है, क्योंकि भालू ने प्रेडेटर को सूंघकर उसे महसूस कर लिया था और भालू प्रेडेटर पर हमला करके उसे जख्मी भी कर देता है। पर प्रेडेटर के सामने भालू कहाँ टिकने वाला था और प्रेडेटर भालू को एक ही बार में मार डालता है। और जब भालू का खून प्रेडेटर के शरीर में गिरता है तो नारू प्रेडेटर को पूरी तरह से देख पा रही थी और वो बहुत ही डर जाती है, क्योंकि अब तक नारू उसे एक जानवर समझ रही थी। और अब नारू प्रेडेटर के नजरों से बचते हुए अपनी जान बचाकर नदी के उस पार चली जाती है और वहाँ पर उसे अपने भाई के कुछ साथी मिलते हैं जो कि उसे घर ले जाने के लिए आए थे। नारू यहाँ उन लोगों को प्रेडेटर के बारे में बताती है, पर वे सब इस बात को मजाक समझकर उसके हाथ को बांध देते हैं। पर तभी वहाँ प्रेडेटर आ जाता है और वो उन सभी लोगों पर हमला करने लगता है, क्योंकि प्रेडेटर एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी को ढूंढ रहा था जिससे वो मुकाबला कर सके और उन लोगों के हाथ में हथियार था और प्रेडेटर उन सबको मार डालता है। नारू फिर
फिर से यहाँ अपनी जान बचाकर भागती है और रास्ते में उसे एक और साथी मिलता है जो कि प्रेडेटर पर हमला करने ही वाला था। पर नारू यहाँ उसे भागने के लिए कहती है क्योंकि वो जानती थी कि प्रेडेटर बहुत ही शक्तिशाली है और अब वो प्रेडेटर उसके साथी को भी मार डालता है। नारू अभी भी अपने कबीले की ओर भाग रही थी, पर तभी उसका एक पैर एक जाल में फंस जाता है और प्रेडेटर भी वहां आ चुका था। पर वो प्रेडेटर नारू को लाचार देखकर खतरा नहीं मानता और उसे छोड़ देता है। और अगले ही पल वहां कुछ और लोग आ जाते हैं जिन्होंने उस ट्रैप को बिछाया होता है। दरअसल वे लोग जंगलों में जानवरों का शिकार करके उनके खाल को बेचने का कारोबार किया करते थे और अब नारू उनके कैद में थी। और अब उनमें से एक शख्स नारू से उस प्रेडेटर के बारे में पूछता है क्योंकि प्रेडेटर ने उसके कई साथियों को मारा होता है। नारू उन लोगों को कुछ खास जानकारी नहीं दे पाती, पर उन लोगों के पास नारू का भाई तापे भी होता है और वे लोग उन दोनों को चारे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं ताकि वे लोग उस प्रेडेटर को पकड़ सके। और अब वे लोग उन दोनों को एक पेड़ से बांध देते हैं और प्रेडेटर का इंतजार करने लगते हैं। पर इस बार प्रेडेटर उनके पास गायब होके नहीं आता क्योंकि वो उन सबसे लड़ना चाहता था। उधर नारू तापे को कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये एलियन शिकारियों का शिकारी है और ये एलियन सिर्फ उन्हीं लोगों पर हमला करता है जिन्हें ये अपने लड़ने के योग्य काबिल समझता है। और अब वो प्रेडेटर और उन लोगों के बीच लड़ाई होने लगती है जहाँ प्रेडेटर कुछ हद तक जख्मी हो जाता है, पर फिर भी वो अपने हाईटेक हथियारों की मदद से बहुत सारे लोगों को मार डालता है। उधर नारू किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेती है और तापे घोड़ों को लेने के लिए चला जाता है और नारू भी वहां से बचकर निकलती है। इधर प्रेडेटर अपने हाईटेक बॉम्ब को निकालता है जिसके ब्लास्ट होते ही वहां मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं। और अब नारू अपने डॉग को छुड़ाने के लिए उन लोगों के कैंप में पहुंचती है और उस कैंप में कुछ बचे हुए लोगों को मार डालती है। पर तभी वहां वही शख्स आता है जो कि थोड़ी देर पहले नारू से उस प्रेडेटर का पता पूछ रहा था और अब वो जख्मी हाल में था और वो नारू से कहता है कि उसकी मदद करे और बदले में वो नारू को गन चलाना सिखाएगा। और अब नारू उसे एक जड़ी बूटी खिलाती है जिससे उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है और उसका खून बहना बंद हो जाता है। पर तब तक वो प्रेडेटर भी वहाँ पहुँच चुका था, पर इस बार वो प्रेडेटर उस शख्स के शरीर के हीट को नहीं भांप पाता और उसे मरा हुआ समझकर आगे बढ़ने लगता है। पर तभी वो प्रेडेटर उस शख्स के पैरों के ऊपर चढ़ जाता है और वो शख्स जोर से चिल्लाता है, पर ये उसकी आखिरी चीख थी। कुछ देर बाद तापे भी वहाँ पर आता है जो कि घोड़े पर सवार था और वो आते ही उस प्रेडेटर के सर पर हमला करता है जिसके कारण उसका हेलमेट जमीन पर गिर जाता है और उसके हेलमेट की बीम एक पेड़ की तरफ निशाना लगा रही होती है। और अब प्रेडेटर लगातार कई तीरों से फायर करता है पर वो सारे तीर उस पेड़ पर जाकर लगती है और तापे और प्रेडेटर के बीच फाइट होने लगती है। और अब प्रेडेटर गायब हो जाता है और तापे को धोखे से मार डालता है। नारू यहाँ अभी उसका सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे अपने भाई को छोड़कर वहाँ से भागना पड़ता है। पर उसके भाई की मौत ने उसे और भी खतरनाक बना दिया था और अब नारू उस प्रेडेटर को मारने का फैसला कर चुकी थी। और अब वो उस ग्रुप में मौजूद एक शख्स को पकड़कर लाती है जिसे वो चारे की तरह इस्तेमाल करने वाली थी और खुद भी एक जड़ी बूटी खा लेती है जिसके कारण उसका खून ठंडा पड़ जाता है। और अब प्रेडेटर वहां पहुंचता है पर वो प्रेडेटर नारू को नहीं देख सकता क्योंकि उसकी बॉडी में हीट नहीं थी। और अब प्रेडेटर उस शख्स को मार डालता है जिसके हाथ में नारू ने गन को बांध दिया था। पर तभी पीछे से नारू एक गन लेकर उसके सर पर वार करती है जिसके कारण उसका हेलमेट नीचे गिर जाता है और वो जख्मी हो जाता है। और अब नारू उसके हेलमेट को उठाकर वहाँ से भाग जाती है और उस प्रेडेटर को मारने के लिए जंगलों के बीच एक ट्रैप को बिछाने लगती है। और अब थोड़ी देर बाद प्रेडेटर भी उस जगह पर पहुंच चुका था और अब नारू एक पेड़ के ऊपर से उसके ऊपर छलांग लगाती है और उस प्रेडेटर पर हमला करके उसे घायल कर देती है। और बदले में प्रेडेटर भी उसके ऊपर हमला करता है पर हेलमेट ना होने की वजह से वो सही से निशाना नहीं लगा पाता और मौके का फायदा उठाते हुए नारू प्रेडेटर को एक ट्रैप में फंसा देती है और उसे खींचकर जंगल में मौजूद एक दलदल में गिरा देती है। और प्रेडेटर अपने तीरों वाला हथियार निकालता है और अब वो नारू को अपने निशाने में ले लेता है पर नारू यहाँ बिल्कुल भी नहीं हिलती और वो एक ही जगह पर डटी रहती है। और प्रेडेटर के हथियार चलाने पर वो हथियार नारू को ना लगकर उस प्रेडेटर के सर पर ही जाकर लगती है और वो प्रेडेटर मारा जाता है। और हमें यहाँ बताया जाता है कि प्रेडेटर को हराने के लिए नारू ने अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल किया था क्योंकि जंगल में उसने देखा था कि उस प्रेडेटर का चलाया हुआ हर हथियार वहीं जाकर लगता था जहाँ उसके हेलमेट की लेजर बीम निशाना लगा रही थी। और इसलिए नारू ने उस हेलमेट को पहले से ही ऐसी जगह पर रख दिया था जहाँ से निशाना उसके सर पर लगे और अब वो प्रेडेटर मारा गया था। और अब नारू अपने हाथों में उस प्रेडेटर का कटा हुआ सर लेकर कबीले में पहुंचती है और सारे लोग उसे इज्जत की निगाहों से देखने लगते हैं और नारू को कबीले का नया सरदार भी बना दिया जाता है। और अब नारू एक बहुत बड़ी शिकारी बन चुकी थी जो कि एक लौती थी जिसने एक एलियन का शिकार किया हो। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।